वालेकुम। और जैसे कि बच्चों, आज आपको पता है कि हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये होने वाला है इंक्लाइन प्लेन के रिमेनिंग हिस्से की तरफ। इंक्लाइन प्लेन हमने शुरू किया था और इंक्लाइन प्लेन को हमने चैप्टर केस नंबर 1 तक के हिसाब से कंप्लीट कर दिया था। वालेकुम सलाम। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने इंक्लाइन प्लेन को केस नंबर 1 तक कंप्लीट किया था। आज हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और इंक्लाइन प्लेन का केस नंबर 2 शुरू करते हैं, जो कि पेपर के हिसाब से इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन उसके फिर भी मामलात हैं। केस नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं और वो केस नंबर 2 क्या है? एट व्हाट कंडीशन an object set on inclined plane will be in a state of rest. Will be in a state of rest. वो कौन सी कंडीशंस हो, कंडीशन या कंडीशंस हो जिनकी बुनियाद पर एक ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाए तो वो रेस्ट की हालत में हो, यानी रुका हो। कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी वक्त रेस्ट की हालत में होता है जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो होती हैं वो बैलेंस हो। फोर्सेस आर बैलेंस, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हो और वो सब बैलेंस हो तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है मूव नहीं करता बल्कि रेस्ट में होता है। इसके अलावा दूसरी एक और बात भी हो सकती है और वो ये हो सकती है कि फोर्सेस का सम ज़ीरो, सम ऑफ फोर्सेस इज ज़ीरो। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इज ज़ीरो, उनका सम ज़ीरो के बराबर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 10 न्यूटन और दूसरी भी 10 न्यूटन लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक प्लस में और एक माइनस में ली जाती है। और नतीजे में इनका जब सम बनाएंगे, जमा करेंगे, तो जवाब ज़ीरो होगा और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो आर ज़ीरो एंड फोर्सेस आर बैलेंस। अगर फोर्सेस बराबर हो, ये दोनों बातें एक ही लिखी है, अलग अलग नहीं है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तीसरी बात और क्या हो सकती है इसके अलावा, क्या एक ऑब्जेक्ट को अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे रखें तो वो किस वजह से रेस्ट में होगा? इंक्लाइंड प्लेन आपका जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा रफ होना चाहिए। रफ यानी उसकी सरफेस इतनी रफ हो कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि वो W साइन थीटा के बराबर हो जाए। W साइन थीटा वो फोर्स होती है जिसके बिना पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। तो अगर W साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड प्लेन की रफ सरफेस की वजह से बराबर हो जाते हैं तो नतीजे के अंदर बच्चों दो फोर्सेस और लग रही होती हैं, W cos थीटा और R, वो भी हमें बराबर मिल जाएंगी और इस तरह एक ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में नजर आएगा। इससे पहले कि मैं ये केस आपको वेरीफाई करके दिखाऊं, मैं आपको मैट्रिक क्लास का एक टॉपिक रिवाइज कराता हूँ कि आपने मैट्रिक में पढ़ा है। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है और ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो के बराबर होगा। मान ली ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ राइट वर्ड की तरफ +10 न्यूटन लगता है और लेफ्ट की तरफ -10 लगता है। ख्याल रखें यहाँ प्लस माइनस इनके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, एक +10 और एक -10। और अगर आप इन फोर्सेस का सम बनाएंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। ये कहता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सम बनाने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सुमेशन। सुमेशन, या फिर इस सिंबल को हम सिग्मा भी पढ़ते हैं, यानी अगर कोई समेशन ना पढ़ना चाहे तो सिग्मा पढ़ सकता है। समेशन की जगह सिग्मा पढ़ सकता है वो सिंबल। तो समेशन या सिग्मा
फोर्सेस, और ये सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस पर है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर फोर्सेस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही हैं तो उनका सम जीरो होगा। आप चेक कर लें, पहली फोर्स प्लस 10 आ रही है, प्लस ये प्लस लगाया इसकी वजह से जमा कर रहे हैं। दूसरी फोर्स माइनस 10 आ रही है, जवाब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। इसी तरह एक सेम जवाब बन सकता है समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी जवाब बन सकता है इस तरह का। अगर फर्ज कर लें नीचे की तरफ एक 10 न्यूटन लग रहा हो ऐसे करके प्लस में, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रहा हो, एक 10 न्यूटन यहाँ लग रहा हो, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। ये वाला 10 न्यूटन यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं माइनस में। तो बच्चों ये है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम के जरिए आप फोर्सेस को बराबर होता हुआ दिखा सकते हैं और उनका सम जीरो लेकर उन्हें बराबर होता हुआ दिखा सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। एक फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाली फोर्सेस जीरो और वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाली फोर्सेस जीरो। यहाँ तक ओके कर दें, सारी बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं। अब हमने यहाँ पर आपके सामने एक इंक्लाइंड प्लेन बना देना है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने आपको एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाया। ये रहा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्लाइड करने के लिए एक फोर्स लगाता है और वो फोर्स होती है W sin थीटा। सही, याद रखें ये फोर्स पैरेलल लगती है। सही, इस फोर्स के अगेंस्ट लगती है फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। अब आपने मान लिया कि ये सरफेस क्या है, ये सरफेस रफ है, आपने ये मान लिया। अगर ये सरफेस रफ है तो नतीजे के अंदर याद रखें फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये W sin थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो फिर ये ऑब्जेक्ट किस हालत में हो जाएगा, रेस्ट की हालत में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट W cos थीटा से सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करता है और सरफेस ऊपर की जानिब एक रिएक्शन लगाती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो अगर ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट में लाना है कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाए और रुक जाए, फिसले ना नीचे, तो सबसे पहले तो सरफेस को रफ बनाए, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी बढ़ाएं कि वो W sin थीटा के इक्विवेलेंट हो जाए, तो फिर W cos थीटा भी आर के बराबर नज़र आएगा और फिर ये ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में नज़र आ जाएगा। अब इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ ये दोनों बराबर, ये बराबर है, हम लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ तक आपने ओके करना है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देना है, तो हमने लगा दी अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हमने यहाँ पे लगाया, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो जगहों पे लगाया जा सकता है। नंबर वन, अलोंग एक्सिस पैरेलल टू प्लेन, अलोंग एक्सिस पैरेलल टू प्लेन। तो डायग्राम में देखें, हमने आपको एक मेन डायग्राम भी कराई थी, आपने काम सारा अपने पास नोट करा होगा, सब काम आपके पास मौजूद होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये होता है पैरेलल एक्सिस ये वाला, और ये कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं अलग से लिख भी देता हूँ ऐसे करके एक एरो बना के, ताकि आपको मसला ना हो। ये जो लाइंस हैं ये वाली, ये डॉटेड लाइन मैं चला देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये लाइन है एक्सिस पैरेलल, ये पैरेलल का साइन आ गया, पैरेलल टू प्लेन। और इसी तरीके से ये डॉटेड लाइन ऐसे करके चला देता हूँ। सो दिस इज द एक्सिस, ये निशान जो उल्टा टी बनाते हैं ये परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये दो सिंबल ज़हन में बिठा लें, दो लाइनें ऐसे करके बनाते हैं, दिस इज पैरेलल, और इस तरह करके उल्टा टी बनाते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमने अलोंग एक्सिस, तो एक्सिस पैरेलल के हिसाब से जो फोर्सेस लग रही हैं वो देख लें कौन सी है। W sin थीटा लग रहा है
और एक F लग रहा है। जो फोर्स पहले लगती है उसको प्लस में, जो बाद में लगता है उसको माइनस में। पहले W sin थीटा होगा, फ्रिक्शन बाद में होगी, याद रखें, ठीक है। तो W sin थीटा को प्लस में लेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस में लेंगे, सही है। और यहाँ प्लस माइनस का लेने का रीजन भी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं देखिए फर्स्ट कंडीशन एक को ले रहा हूँ, थोड़े बदले हुए अंदाज में लिख के दिखा रहा हूँ, आपको एक ही ना समझ में आ जाएगा। देखिए मैं सम ले रहा हूँ उन फोर्सेस का जो कैसी लग रही है, पैरेलल। यहाँ दो लाइनें इस तरह बनाने का मतलब क्या है, वो फोर्सेस का सम ले रहा हूँ जो कैसी है, पैरेलल, ठीक है। और ये सम मैंने आपको ऊपर दिखाया था किसके बराबर था, 0 के बराबर होता है, ठीक है। पहली जो फोर्स थी W sin थीटा उसको प्लस में ले लें, दूसरी जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स उसको माइनस में ले लें, इज इक्वल टू 0। पहली प्लस में दूसरी माइनस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आप अच्छी तरह जानते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस लिखने का कोई फायदा नहीं है, इज इक्वल टू 0। माइनस का f दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का f। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 8। यहाँ तक ओके करें, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। सो इसी सेम डेराइव बिल्कुल सेम अंदाज से हमने अब इसको अपने सेकंड पॉइंट पे लगाना है, और वो है अलोंग एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसके अंदर हमने वही समीशन f, और अब परपेंडिकुलर का निशान आएगा इज इक्वल टू 0। अब जो फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही थी उनमें से एक फोर्स जो लग रही थी वो थी W cos थीटा, डायग्राम के हिसाब से इसको प्लस में लें, और दूसरी लग रहा था बेटा यहाँ पे फोर्स R, उसे माइनस में। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, W cos थीटा माइनस R, ये वाले प्लस का कोई फायदा नहीं, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का R वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का R हो जाएगा। ये आपका बन गया रिजल्ट नंबर B। एक बार तो फिर आपका ओके चाहिए मुझे, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब इक्वेशन ए और बी को देखकर हम क्या कह सकते हैं, सारी फोर्सेस बैलेंस है एक दूसरे के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत में नहीं होगा, क्योंकि जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट किस हालत में होता है, रेस्ट की हालत में होता है। तो हमने यहाँ पे अपना एक कमेंट लिख दिया बहुत आसान सा, और वो कमेंट क्या है, फ्रॉम ए एंड बी all forces are balanced, so object set on inclined plane will be in state of rest, will be in state of rest। ए और बी इक्वेशन से फ्रॉम ए एंड बी तमाम फोर्सेस बराबर हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट की हालत में होगा। ये केस नंबर 2 हमारा लगा शुगर है कंप्लीट हो गया। बच्चों केस नंबर 2 पेपर में कभी नज़र नहीं आया आज तक, इसलिए इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं पेपर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4, दोनों को एक साथ ही पढ़ाएंगे यहाँ पे, और ये दोनों एक ही जैसे केस हैं, इसलिए हम इसको इस तरह करके डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 बोथ आर जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सो केस नंबर 3 किस चीज़ के लिए है, केस नंबर 3 है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और केस नंबर 4 किसके लिए है, मिनिमम एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे सेट है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किस कंडीशन पे बनेगा, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह मिनिमम एक्सेलरेशन किस कंडीशन में बनेगा और वो वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एंगल होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन का 90,
मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। यानी अगर कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 के एंगल पे ओरिएंटेड हो जाएगा तो फिर वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको बनाकर देगा लाइक दिस। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे करके, और ये इस तरह करके गौर से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस वक्त 90 के एंगल पे सेट हुआ, ठीक है। इस वक्त यहाँ एंगल 90 डिग्री। अगर हम यही बात यहाँ पे दिखाएं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके इस वक्त मौजूद है लाइक दिस। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है एक्चुअली, इस तरह करके ऐसे करके रखा हुआ है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है तो हम यहाँ पे एंगल कितना देखेंगे, शाबाश 0 डिग्री। ये एंगल बन नहीं रहा है यहाँ पे, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, लाई कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके ऐसे करके बना भी देता हूँ मैं अलग से, ताकि देखने वाला कोई गलत ना समझे और ये ना देखे कि मैंने ऐसे करके बना भी दिया। जो दीवारें होती हैं ना, ये सारी के सारे 90 के एंगल पे होती हैं दीवारें, और जो फर्श वगैरह होते हैं ये 0 के एंगल पे होता है। तो ये फर्श को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दीवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इस जगह पे रख देता हूँ, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ रुकेगा नहीं यहाँ पे, बल्कि क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। वो नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे करके, और जब वो नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे करके, तो जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसे एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दूँ लाइक दिस, तो ये ऑब्जेक्ट जो है जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर आप फर्श पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी बुक ली और उसको फर्श पे रख दिया, तो जैसी वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन अगर उसी किताब को आपने दीवार के पास रखा और अपना हाथ हटाया तो नीचे गिरने लगे। तो जब भी कोई भी चीज़ नीचे गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी होगा, जबकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं बनेगा और एक्सेलरेशन होगा 0। यहाँ तक ओके करें, सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी आपको कैलकुलेशन करके भी ये सब चीज़ें दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला क्या है, कैसे है, किस तरीके से हो रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, तो ये तो डायग्राम के जरिए एलुब्रेशन था। अब जब कैलकुलेशन से आपको एलुब्रेशन दिखाता हूँ। तो जो फार्मूला हमारे पास वो है A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये फार्मूला हम फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये है कि अगर थीटा को आपने 90 कर दिया, देन जो A है वो A मैक्स हो जाएगा। तो A को A मैक्स बनाया आपने यहाँ पे, और ये बन गया G, और साइन थीटा हो गया साइन 90। कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा A मैक्स G साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाले 1 निकलती है, और A मैक्स, और जवाब आ गया G का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से सेम यही वाली कैलकुलेशन अगर हम यहाँ करते हैं, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और यहाँ पर एंगल कर देते हैं 0 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन जो एक्सेलरेशन बनकर आएगा वो हो जाएगा मिनिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिनिमम ये हो जाएगा जी साइन 0 डिग्री, या 90 था ये, ठीक है, साइन 0। एक्सेलरेशन मिनिमम साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, जी को 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जनाब आपका निकला मिनिमम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर ये दोनों केसेस सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है, तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा नहीं पूछ सकता। तो अगर वो एमसीक्यूज के हिसाब से पूछने की कोशिश करेगा, तो पहला सवाल तो ये करेगा कि कितने एंगल पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, तो जवाब है 90। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, जवाब है जी या 9.8। कितने एंगल पर मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, 0 डिग्री। कितना मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, जवाब है 0। इसके साथ ही चैप्टर 3 का जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया था 17 अगस्त की बात, यानी 2020 17 अगस्त की बात है,
तो फर्स्ट ईयर ए हमारा चल रहा था और उस वक्त हमारे बच्चे बहुत सारे उसके अंदर ग्रुप में रिफ्रेश हुए थे। ये एक टॉपिक चल रहा था इंक्लाइन प्लेन का, जिसको मैंने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ाया था। तो ये टॉपिक फाइनली मैंने आज बच्चों ने याद दिलाया, तो ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अभी शुरू करा रहा हूँ और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट, फिर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ बगैर किसी टेंशन के बढ़ जाएंगे। यहाँ तक एक ओके करें, शाबाश। बच्चों आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स में इसके क्या मामला था। न्यूमेरिकल्स जहाँ तक इसका ताल्लुक है इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल का, तो हमारे पास सबसे पहले इसके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। नंबर 1, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन यानी नीचे की तरफ आता है तो उसका एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 1 ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। नंबर 2 ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का एफ अपॉन एम। ये दोनों फार्मूले उस सूरत में पहला फार्मूला उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब फ्रिक्शन ना हो, दूसरा फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब फ्रिक्शन है। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करता है तो मैंने क्लास के दौरान भी बताया था फॉर्मूले और जो रिजल्ट होते हैं उसे माइनस सेंस के साथ आते हैं, बाकी माइनस से शुरू में लगता है और कहीं नहीं लगता। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी साइन थीटा बन जाता है और जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो बन जाता है ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही फॉर्मूले है, सिर्फ जी साइन थीटा वाला जो फैक्टर है वो प्लस से माइनस हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी बात है वो है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये आपकी मदद करती हुई नज़र आएगी बहुत सारी जगहों पे, जब आप अटकेंगे ये आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा नंबर 4, इफ़ थीटा इज़ नॉट गिवन, सवाल के अंदर इंक्लाइन प्लेन स्लोप का एंगल ना दिया जाए, एंगल मौजूद ना हो, इज़ नॉट गिवन, देन ब्रेक, तो तोड़ दीजिए। किसको तोड़ दीजिए? साइन थीटा इनटू, इसको किस में तोड़ना है? साइन थीटा का जो रेशो होता है आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में तोड़ दीजिए। ये सिर्फ आप उस वक्त करेंगे जब सवाल में एंगल नहीं दिया जाएगा। अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं 14, 15, 16, एग्जाम्पल 3.7। 16 के आगे भी आपको मिलेंगे लेकिन वो डायग्राम बेस्ड हैं, वो पेपर में नहीं आते। 14 आपका अभी से है होमवर्क, ये आपने खुद में ट्राई करना है। 15, 16 एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ क्या है, 15 में फ्रिक्शन नहीं है, 16 में फ्रिक्शन दी है। एग्जाम्पल 3.7 मैं ट्राई करवाऊँगा, तो आपने 14 ट्राई करना है और अगर आप 15 भी ट्राई करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं करा रहा हूँ 16। याद रखें 15 ही की वैल्यू 16 में यूज़ की जाएंगी, कुछ सिर्फ फ्रिक्शन का फ़र्क आएगा। 15 में फ्रिक्शन नहीं है और 16 में फ्रिक्शन दी जाएगी। तो आप पेज नंबर 94, 96 निकाल लें अपनी बुक का।
और पेज नंबर 96 निकालकर उस पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पेज नंबर 96 मैंने 96 निकाल लिया है और मैं भी आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन मौजूद ही है, देखिए जरा। The engine of a motor car, page number 96. The engine of a motor car moving up 45 degree slope. एक गाड़ी का इंजन जो है वो 45 डिग्री स्लोप इंक्लाइन प्लेन को कहते हैं कि ऊपर, ठीक है, मूविंग अप ऊपर की तरफ लेके जा रही है, यानी गाड़ी 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर की तरफ जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। इस वक्त गाड़ी की रफ्तार 63 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी स्टॉप्स वर्किंग सडनली, गाड़ी के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक लेंगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वर्डिंग। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाना है। यानी अगर कोई बच्चा घर पे क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करना चाहता है तो वो 15 एक अलग सवाल मानते हुए ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन इतनी वैल्यू यूज करने के लिए 16 में बोला गया इन प्रॉब्लम 15। ठीक है भाई, अब बाकी बातें यहाँ पे बता रहा है। फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स, यकीनन गाड़ी जब रुकेगी यानी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा तो गाड़ी फौरन नहीं रुकेगी बल्कि कुछ फासला कवर करेगी, फिर इसके बाद ये गाड़ी रुक जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स, बताएं गाड़ी कितना फासला तय कर जाए इफ इट वेज 19,600 न्यूटन, अगर गाड़ी का वजन 19,600 न्यूटन है एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2,000 न्यूटन, और गाड़ी के टायर के दरमियान, रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है वो 2000 न्यूटन है। तो ओवरऑल सवाल ये है कि एक गाड़ी एक पुल के ऊपर या स्लोप के ऊपर जा रही है, 45 डिग्री का स्लोप है ये, गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉप हो जाने से गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने गाड़ी का रुकने तक का फासला निकालना है। अगर गाड़ी का वजन 19,600 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन है। आइए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ तक बताएं सवाल समझ में आ गया? डेटा देखिए जरा इसका, आपको सवाल और अच्छा समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 16 और देखते हैं डेटा। सबसे पहले एंगल दिया हुआ था, एंगल था 45 डिग्री। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। 63 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो कितना जवाब बनता है? आइए कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो 63 मल्टीप्लाई 1000 and divided by 3600, so the answer is 17.5। ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी 17.5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड हो गई, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। अब सवाल के अंदर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं। फ्रिक्शनल फोर्स दी गई है, वेट दिया गया है सबसे पहले गाड़ी का 19,600 न्यूटन। तो मैंने आपको माजी की क्लासेस में भी सिखाया हुआ, आपको याद होगा, वेट दिया जाए तो मास निकाल लिया करें, उससे सवाल के अंदर बाज़ वक़्त ज़रूरत पड़ रही होती है। यहाँ भी मास निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय जी, ये मास का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। 19,600 डिवाइडेड बाय जी यानी 9.8। यहाँ भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 19,600 डिवाइडेड बाय 9.8 और जवाब आ गया आपके सामने, देख लीजिए 2000। ये गाड़ी का मास आ गया। गाड़ी पर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन है। आपने गाड़ी के रुकने तक का क्या निकालना है? फासला निकालना है। ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ओके करना है आपने जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। अब हम इस सवाल की कैलकुलेशन करेंगे और डिस्टेंस निकालने से पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। जब तक हम एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकेंगे। तो हमने सोल्यूशन में फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब क्योंकि ये गाड़ी जा रही है पुल के ऊपर, स्लोप के ऊपर, अपवर्ड मोशन है, साथ में सवाल में फ्रिक्शन भी बताई गई है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस का f अपॉन।
ये फॉर्मूला हम अपवर्ड मोशन के एक्सेलरेशन निकालने के लिए लगाते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सब हमें पता है। जी की वैल्यू 9.8 आ रही है, थीटा की जगह पे आपने रखना है 45, एफ की जगह रखना है 2000, मास की जगह पे रखना है आपने 2000। सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं इसको बेटा। सबसे पहले a इज इक्वल टू माइनस का 9.8, साइन 45 की वैल्यू कॉमन है 0.707, 2000 कट जाएगा 1। 9.8 को 7.07 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 9.8 मल्टीप्लाई 0.707 मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया 6.92। 6.92 माइनस का 1, ये 1 आया, 2000 को कैंसिल करके दोनों को हमने माइनस माइनस कर लिया प्लस, और माइनस माइनस प्लस करने पर जो जवाब बना वो बना -7.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकला है, लेकिन अभी हमें डिस्टेंस निकालना है। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कवर्ड बाय कार बिफोर स्टॉप, रुकने तक में कितना, रुकने तक में कितना फासला कवर कर लिया। यहाँ तक ओके करें जल्दी से, शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी शाबाश। ठीक है जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, जो बहुत ज़्यादा इजी है। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0 का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू हमने निकाल ली थी 17.5 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास निकला था माइनस का 7.92, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग कि क्या आंसर आता है। 0 का स्क्वायर 0, 17.5 का स्क्वायर ले लेते हैं, 17.5 स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया 306.25। तो इसके बाद नीचे जो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 7.92, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, गलत लिख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.92, ये हमारे पास नंबर बन रहा है 15.84 माइनस का। 0 को माइनस कर लें उस वैल्यू से, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चों, वही वैल्यू रिटर्न में वापस आ जाएगी 306.25, और नीचे आ रहा है माइनस का 15.84, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 306.25 को आप 15.84 से डिवाइड करोगे, 19.33, ये आपका आंसर आ चुका है। ये लीजिए। तो बच्चों ये मैंने आज क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करा दिया है, ठीक है। अब इसका एक सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपने ट्राई करना है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा क्वेश्चन 15 आप ट्राई करना चाहते हैं दोबारा से फ्रिक्शन के बगैर, प्रैक्टिस हो जाएगी अगर करना चाहते हैं तो। एग्जाम्पल 3.7 बचा है, वो बड़ा आसान सा है, लेकिन वो कल ही डिस्कस करेंगे। कल आपसे मुलाकात हो रही है फिजिकल के हिसाब से, कल आप यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो वाला सवाल भी करा दूंगा। नेचर ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 9 का शुरू करूँगा, और रोशनी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसके नास्र माइकल के साथ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।